एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 हिस्ट्री के 3rd चैप्टर ग्रामीण जीवन और समाज के क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, आप याद रखना। सेकंड है कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पे आप देखो, ये भूमि अलग है और का अलग है, भूमिका नहीं होगा, ठीक है। तो भूमि का मालिक कौन होता है, तो आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा राजा। थर्ड क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया था। तो हमें अच्छे से याद होगा चैप्टर पढ़ने के बाद कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें जमीन का मालिक किसान को माना गया था, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अधिक आय कमाना या फिर अपनी आय कमाना। आप देखो, अंग्रेज लोगों का सीधा मकसद था, वो भारत इसीलिए आए ही थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे इतने दिन तक थे भी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है हमारा वो है मैच द फॉलोइंग, यानी मिलान करेगा क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था। तो आप देखोगे जो महलवाड़ी व्यवस्था थी वो पंजाब की व्यवस्था थी, तो वन का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। सेकंड है नील दर्पण। तो नील दर्पण क्या है, वह है दीनबंधु मित्र जो है उन्होंने एक लिखी थी, उनकी रचना है नील दर्पण, तो ये दीनबंधु मित्र हो जाएगा। उसके बाद है तीन में नकदी फसल। तो हमें अच्छे से याद है कि नकदी फसल कहाँ पे होता है, बिहार में सबसे ज़्यादा नकदी फसल उगाया जाता था। और उसके बाद अस्थाई भूमि व्यवस्था, तो ये कब आई थी, तो 1793 में आई थी, यानी 1793 में। चलो अब हमें यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन आंसर बनाना है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, मुझे पता है आपको कि मिस बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर रहता है, तो क्योंकि आपका हिस्ट्री है और यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो आपके शॉर्ट में हो भी जाएंगे, बट जो लास्ट में रहता है वो आपसे, देखो आप डायरेक्ट ही बोलते हैं कि डिटेल में लिखें, 500 शब्द में लिखें या फिर आइए विचार करें। तो अब एक शब्द का विचार तो होता नहीं, वहाँ पर आपको ज़्यादा लाइनों का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बट अगर आप इसको समझ लोगे ना स्टोरी की तरह, तो फिर ये अलग से बैठ के याद नहीं किया जाता है, ठीक है। साइंस है कि फॉर्मूला आपको याद करना है कि हाँ NaCl मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे तो बस स्टोरी है। तो आप देखो इसका फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी शासन के पहले राज्य की सूची जमीन का मालिक उस राज्य का राजा होता था। उस समय जमींदार एक प्रभावशाली वर्ग था जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी जमीन थी। वही गांवों से लगान की वसूली करते थे और इसके एवज में इन्हें ज़मीनें मिलती थी। राजा या उनके अधिकारी गांव से ज़्यादा दखल नहीं देते थे। आप देखो यहाँ पे क्या है कि भूमि व्यवस्था जो थी अंग्रेजों से पहले, उसके बारे में देखो तो ये पूरे भूमि का मालिक कौन होता था, तो राजा ही होता था, ठीक है। उसके बाद राजा क्या करता था कि अलग अलग गांव है, तो राजा तो हर गांव में नहीं जाएगा पैसा वसूलने की, हाँ भाई पैसा निकालो, राजा है तो वो क्या करता था, हर गांव में एक जमींदार होता था, नाम ही समझ लो जमींदार, यानी वो जमीनों का मालिक होता था और वो किसानों से टैक्स लेता था। और अगर किसान टैक्स नहीं देते थे तो वो क्या करता था कि उनका जमीन ही ले लेता था और वो जाकर राजा को पहुंचाता था। तो इस तरह की व्यवस्था थी अंग्रेजी से शासन से पहले। उसके बाद है अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। तो यहाँ पे देखोगे कि इस व्यवस्था से कंपनी को एक निश्चित तिथि को एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाती थी, अतः कंपनी का बजट तैयार करने में सुविधा होती थी। देखो अस्थाई बंदोबस्त में फिक्स था, अस्थाई यानी कि फिक्स है कि हमको 5 बजे से पहले यानी सूर्यास्त से पहले हमको आज इतना 5,000 रुपया आएगा इस गाँव से। तो ऐसे में क्या, अगर हमें फिक्स हो जाता है चलो कि हाँ 25,000 रुपया मेरा महीना है, तो भले ही 25,000 आपका ज़्यादा नहीं है बट महीने में एक बार आता है ना, तो उसका एक सही काम होता है और आप निश्चिंत रहते हो कहीं ना कहीं दिमाग में। वहीं अगर आप देखोगे कि अगर 1,000 का आप रोज कमाओ तो ऐसे महीना का 30,000 हो जाएगा, लेकिन वो उतना पता नहीं चलेगा, वो खुदरा टाइप का रहेगा। लेकिन जो 25,000 एक साथ आता है उसकी वैल्यू ज़्यादा पता चलती है। तो अस्थाई बंदोबस्त में उन्होंने क्या किया कि फिक्स कर दिया कि हाँ इतने में हमें चाहिए, तो ये एक उनके लिए मोटा रकम हो जाता था। सेकंड है कि जब जमींदार कंपनी के स्वामी भक्त बन गए, जमींदार क्या किया, अब देखा कि अंग्रेजी राजा तो चले गए,
मतलब चले क्या गए, राजा के हाथ में ताकत रही नहीं, पावर रहा नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शासन आ गई। ठीक है, तो अंग्रेज जो थे वो क्या, तो अब तो जमींदार लोग थे, वो लोग थे चापलूस टाइप के, तो इन्होंने पहले राजा की चापलूसी की थी, तो इन्होंने देखा कि अरे अब तो राजा से भी ऊपर अंग्रेज है और यही मालिक है, यही सर्वे सर्वा है, तो अब हमको इसका चापलूसी करना चाहिए। तो ये जमींदार लोग उसका चापलूसी करने लगे, स्वामी भक्त करने लगे, और ब्रिटिश विरोधी जो आंदोलन हुआ उसमें कंपनी की सहायता की। अब देखो, भारत के ही लोग भारत में रहकर, ठीक है, और यहीं पे अंग्रेज का साथ दे रहे थे, इसीलिए 200 वर्ष तक गुलाम रहा। नहीं तो अगर सबके पास अपना जमीर होता तो उतना दिन तक थोड़ी गुलाम रहता। तो यही बात थी ये जमींदारों के कारण। फिर एक स्थायी बंदोबस्त बंगाल के जमींदारों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ जब कंपनी ने उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया। इसमें था कि भूमि का मालिक कौन होगा, जमींदार होगा। इससे पहले आप देखोगे कि कौन था, तो राजा था। अब राजा से, अब मान लो कि जो वहाँ का ये जो हो गया, ये तो समझो कि वहाँ का एक काम करने टाइप अधिकारी टाइप हो गया, लेकिन उसको अगर जमीन का मालिक बना दिया जाए तो उसके लिए तो भाई सही बात है, वरदान हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गया और चापलूसी करने लगा। अस्थाई बंदोबस्त में यह भी लाभ हुआ कि कृषि में उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। इसके फलस्वरूप बंगाल शीघ्र ही भारत का सबसे समृद्ध प्रांत बन गया। इससे व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिला। तो इससे आप देखोगे इसकी विशेषता में है कि यहाँ पे क्या हुआ कि सब बहुत ज़्यादा लाभ हुआ कृषि से, क्योंकि अब देखो जमींदार क्या करने लगा कि वो बहुत ज़्यादा, अब उसको पता है कि मालिक हम ही है। ठीक है, ये 5 कट्ठा मान लो, मैं छोटा में बताती हूँ, 5 कट्ठा खेत जो है वो मेरा ही है, तो अगर हम ही मालिक है तो अब हम ये थोड़ी चाहेंगे कि उसमें फसल बर्बाद हो जाए और मेरा पैसा लॉस हो जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे कि वो बहुत अच्छे से हो वहाँ पे खेती, ताकि उसका जो मुनाफा हो तो मेरा मुनाफा होगा ना। तो इसलिए वो क्या करने लगी, किसानों पे बहुत ज़्यादा मतलब जुल्म करने लगे और उनसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके बहुत ज़्यादा मेहनत कराने लगे। अब उतना ज़्यादा मेहनत होगा तो फसल तो अच्छी होगी ही, और क्योंकि मालिक कौन था, जमींदार था, तो सारा मुनाफा किसका हो जाता था, उसका हो जाता था। तो ये किसानों के लिए ठीक नहीं था, लेकिन वो लोग खुश थे एकदम। थर्ड क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्थाओं में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं, अपने शब्दों में बताएं। आप देखो, इसमें हमें बहुत डिटेल में बताना है, क्योंकि आप जैसे ही चैप्टर पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा कि बार बार ही जो भूमि की व्यवस्था थी उसको चेंज किया जा रहा था। कभी आप महलवाड़ी व्यवस्था देखते हो, कभी रैयतवाड़ी देखते हो, कभी आप देखते हो कि जो जमीन का मालिक है वो किसान बनता है, तो कभी जमींदार बनता है, तो कभी राजा बन जाता है। तो ये बात तो साफ है कि बार बार इस व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ बदलाव किए जा रहे थे। और इसका उद्देश्य क्या था, आखिर कोई काम हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे बार बार सरकार को ये नीतियों को चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी सरकार ने साम्राज्य विस्तार के लिए गांवों से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहा। आप देखो, अंग्रेज यहाँ के थे नहीं, जब हम वहाँ के रहते, जैसे कोई जो दूसरे लोग होते उसको आपके दुख से कोई मतलब नहीं होता है, तो ठीक उसी तरीके से वो हमारे लोग तो थे नहीं, तो उनको हमारे प्रॉब्लम से कोई लेना नहीं था। उनको क्या था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहिए था, और उसी फायदे के लिए वो बार बार अपनी व्यवस्थाओं को बदल रहे थे गांवों से। इसके लिए उन्हें पहले अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की, जिसके तहत जमींदारों के द्वारा लगान के रूप में जमा की जाने वाली राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई कि हाँ, हमेशा तुमको इतना देना है, 10% देना है, 30% देना है, मतलब हमेशा फिक्स कर दिया गया। फिर उन्हें लगा कि यह उचित नहीं था, क्योंकि साल दर साल उनके खर्च तो बढ़ते ही जाएंगे और लगान के रूप में आने वाली आय जो है वो वही रहेगी। अब देखो, उन्होंने सोचा कि अगर हम फिक्स कर दे, मान लो अगर वो 10,000 रुपया फिक्स कर दे, ठीक है, तो आप देखो आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है महंगाई बढ़ते जा रही है, तो अगर इनकम वही रहा तो उनको लगा कि वो हमारे लिए घाटा होगा, फिर उन्होंने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो अतः उन्होंने फिर महलवाड़ी व्यवस्था की, जिसके तहत जमींदारों के बदले गांवों के बड़े किसान या परिवार को गांव का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद फिर से रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, जिसके तहत कंपनी सरकार से सीधा किसानों से संपर्क किया और उन्हें किसान को जमीन का मालिक बना दिया गया। मतलब देखो, पहले जमींदार को मालिक बनाया गया, फिर उनको लगा कि नहीं, ये सही नहीं है व्यवस्था, तो उन्होंने किसको मालिक बना दिया, तो जो गाँव के बड़े परिवार हो गए
या बड़े किसान हो गए, उनको उससे बोला कि ठीक है आप कर वसूलो, हम डायरेक्ट आपसे ले लेंगे, ठीक है। फिर उनको लगा कि नहीं इससे भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर उन्होंने डायरेक्ट किसान से क्या किया कि पैसा लेना स्टार्ट कर दिया रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। ये भी उनको ठीक नहीं लगा। तो इसके एक बात हमको ये समझ आती है कि भूमि राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने बार बार परिवर्तन अधिक से अधिक लाभ कमाने की दृष्टिकोण से ही किया था, ठीक है। अब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि उनका साफ मतलब वही था ही। फोर्थ है कि अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताएं। आप देखो उनकी जो व्यवस्था थी वो अलग थी और हमारी व्यवस्था अलग है, क्यों? तो यहाँ पे आंसर है कि आज जहाँ सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि भूमि राजस्व के रूप में लेती है और कई सरकारी कर्मचारी व अधिकारी इस काम के लिए लगे होते हैं, वहीं अंग्रेजी सरकार भूमि राजस्व के रूप में तब किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा हड़प लेती थी। आप देखो आज सरकार का मतलब आप देखो कोई भी है, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है ना, सोना का दाम बढ़ा है, तो आप देखोगे कि ये हमारी एकदम बेसिक नीड नहीं है। अगर आप पेट्रोल नहीं लोगे फिर भी आप रह सकते हो, अगर आप सोना नहीं लोगे फिर भी रह सकते हो। तो अब की महंगाई जो बढ़ रही है वो अलग क्षेत्र में बढ़ रही है। अब पेट्रोल तो वही खरीदेगा जिसके पास गाड़ी हो, तो मतलब जो महंगाई बढ़ रही है वो अमीर को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है ना। वही आप देखोगे कि अगर सोना का दाम बढ़ रहा है तो किसान को क्या जरूरत लगा, या फिर आम आदमी हम ही लोग को क्या जरूरत लगा कि नहीं सोना लेंगे ही, महंगा है फिर भी लेंगे। तो अब की महंगाई अलग टाइप की। लेकिन पहले क्या होता था कि वो किसान से अनाज के पैसे लेते थे, जमीन के पैसे लेते थे, टैक्स बहुत लेते थे, तो वो उनका डायरेक्ट प्रेशर किस पे जाता था, गरीब व्यक्ति पे जाता था। अब अगर प्रेशर है भी किसी को महंगाई का तो वो अमीर लोगों को ज़्यादा रहता है ना। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है, किसान को सहूलियत हुआ है, उनसे टैक्स कम लिया जा रहा है, बहुत सारे योजनाएं हैं उनके लिए, सरकारी जो अधिकारी है वो उनकी मदद करना चाह रहे हैं और सरकार उनकी मदद करना चाहती है और करती भी, बहुत हद तक करती है। तो किसानों के लिए तो ये स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई है। इसके साथ ही किसानों को उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा किसको देना पड़ता था, अंग्रेजी सरकार को देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आप देखते होंगे कि किसान खुश है। अब भूमि राजस्व की वसूली का काम जमींदार और उनके खरीदे करते थे। कहीं यह काम कोई बड़ा किसान या परिवार करता था और कहीं कंपनी के लोग स्वयं यह काम करते थे, पर उनका मकसद अधिक से अधिक शोषण करना था। आप देखो अगर आप कोई काम करोगे ना, आपको मान लो किसी आदमी से 2000 रुपया देना है, तो अगर आप खुद जाओगे ना तो वो आपको उसको 2000 देना पड़ेगा, वो आपको दे देगा, बात खत्म। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हम वहाँ नहीं जाते, अपने किसी आदमी को भेजते हैं, अब आपका आदमी जाएगा तो 2000 के बदला बोलेगा 2100 रुपया देने के लिए उसको, ठीक है, वो 100 रुपया अपना ऐड करेगा। वही अगर सोचो कि वो भी अगर तीसरा आदमी को भेजे तो वो जाएगा तो 2200 मांगेगा, वो अपना भी ऐड कर लेगा। मतलब क्या है कि उसके बीच में जितने ज़्यादा आप लोगों को शामिल करोगे उसका पैसा उतना बढ़ते ही जाता है। और ये देना किसको है, गरीब किसान को देना है, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। वही डायरेक्ट अगर खुद सरकार उससे ले लेती तो उसको कब प्रेशर रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब पहले बीच में जमींदार थे वो अपना फ़ायदा चाहते थे, जो बड़े किसान थे वो अपना पैसा चाहते थे, जो साहूकार पड़ते थे वो अपना पैसा चाहते थे। आखिर वो लोग क्यों बीच में पड़ेंगे, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो चाहिए। तो इससे क्या होता था, उनको प्रॉब्लम बढ़ता था। लेकिन अगर सरकार अगर उनसे टैक्स लेना चाहती तो अब क्या है, आराम से आप जमीन का टैक्स जाओ भर दो, मालगुजारी का भरना है, जमीन का भरना है, अनाज का भरना है, वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उसके बाद हम बढ़ते 5th नंबर क्वेश्चन पे कि नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। तो आप देखोगे कि नई राजस्व नीति के कारण आधे पुराने जमींदारों की जमींदारी उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्होंने तय समय पर लगान जमा नहीं किया था। आप देखो उसमें फिक्स था कि मान लो आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को हमको पैसा चाहिए, और अगर 1 तारीख को अगर हमें पैसा नहीं मिला सूर्यास्त से पहले यानी सूरज डूबने से पहले, तो आपकी जमींदारी हाथ से चली जाएगी, मतलब आपकी जमीन छीन ली जाएगी। जमींदार किस वजह से है, जमीन की वजह से। अगर जमींदार के पास जमीन ही नहीं रहा तो किस बात का जमींदार। तो ये उनमें बहुत दिक्कत होता था। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए जमीन बेचने व गिरवी रखने का चलन शुरू हो गया। अब मान लो कि आज 1 तारीख को जमा ही करना है और उनके पास पैसा है नहीं, तो ऐसे में तो उनकी जमींदारी चली जाएगी। अब पूरा चीज़ गंवाने से अच्छा है कि आप आधा चीज़ गंवाओ। तो उनको क्या लगा, उन्होंने अपना जमीन गिरवी रखना शुरू कर दिया,
ठीक है, ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ज़मीन गिरवी किसके पास रखी जाने लगा? जो अब अमीर व्यक्ति है, जिसके पास होगा उतना पैसा, वही ना आपको पैसा देगा ज़मीन के बदले। तो ये महाजन लोग के पास होता था। तो इससे क्या हुआ, एक नया वर्ग उदय हो गया। महाजन की जरूरत हुई तो अब लोगों को लगा कि हाँ भाई इसमें भी स्कोप है, अब हम महाजन ही बन जाते। पैसा बचा के रखता, तब देखता था जो जमींदार को जरूरत है उसको पैसा दिया और उसका जमीन गिरवी रख लिया। तो इससे क्या हुआ, एक नए वर्ग का उदय हो गया। ये जमीन के एवज में धन दिया करते थे। किसान और जमींदार दोनों इससे कर्ज लेते थे। कभी जमींदार को जरूरत पड़ता था तो वो भी लेते थे, किसान को जरूरत पड़ता था। किसान को खैर पड़ेगा ही, क्योंकि इन्होंने इतना शोषण किया। आप देखोगे कि सब कोई ही इससे लेना चाह रहा है। साहूकार ले रहा है, जमींदार ले रहा है, सरकार ले रहा है, उसका भी अपना घर चलाना है। तो उसका तो हालत ख़राब है ही, तो वो तो कर्ज, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कर्ज लेने के अलावा, तो वो तो लेगा ही। लेकिन जमींदार को भी अपनी जमींदारी बचाने के लिए यहाँ पर लेना पड़ता था। अंग्रेज सरकार को केवल लगान से मतलब था। इस नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर बुरा असर पड़ा। तो ये जो नई राजस्व नीति थी उसका वहाँ मतलब हमारे समाज में बहुत बुरा असर पड़ा। मतलब आप देखो इसमें किसका खराब हुआ, जमींदार का भी, तो जमींदारी तो बच ही गया। अंग्रेज तो फिर भी अंग्रेज, उसके पास तो पूरा प्रॉपर्टी ही है। जो साहूकार है उसको भी फ्री में पैसा अपना दिया, पैसा तो उसको आना ही है, वापस नहीं आया तो जमीन मिल गया, तो उसको भी फायदा है। तो देखोगे यहाँ पे फायदा तो सबका हो रहा है, घाटा किसका हो रहा है? तो सिर्फ किसान का हो रहा है। और किसान की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। आप देखोगे कि भारत क्या कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे कृषि तो बहुत ज़्यादा होती है, तो किसान की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे भी उनकी अगर स्थिति खराब होगी तो मतलब हमारे पूरे समाज की स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये हमारे सोसाइटी पे बहुत बुरा असर पड़ा और इनसे उनका शोषण बढ़ा ही हमने अभी देखा। और भारतीय किसानों की दरिद्रता बढ़ी और भारतीय समाज में असंतोष बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप जगह जगह पर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब देखो, अब हमारा सब कुछ अगर लूट ही गया, ठीक है, जमीन मेरा रहा नहीं, फसल मेरी रही नहीं, पैसा मेरा रहा नहीं, उसके बाद भी हमको फ्री में काम ही करना पड़ रहा, फ्री में बंधुआ मजदूर भी रखा गए। मतलब सोचो कि मेरा क्या है, जब कुछ है ही नहीं तब वहाँ पे उनके मन में आक्रोश हुआ, क्योंकि खुश तो होंगे नहीं। तो जगह जगह पे क्या होने लगा कि अंग्रेजों का विद्रोह शुरू होने लगा, उपद्रव शुरू होने लगा कि नहीं ये व्यवस्था ठीक नहीं। लोगों को समझ आने लगा कि नहीं भाई मेरा शोषण हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से अगर कोई 30 रुपया ले रहा तो फिर भी हमको एक तरीके से संतोष रहता है कि चलो आधा से ज़्यादा तो है मेरे पास। 40 भी लेता है तो संतोष रहता है कि चलो आधा से ज़्यादा है मेरे पास, ठीक है। अगर मान लो कोई आधा आधा भी ले लिया फिर भी तो आधा है ना, लेकिन यहाँ पे तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो जब हम लूट ही चुके हैं तो फिर हम विद्रोह ही कर देते, क्या फ़ायदा लूट के तुम्हारा बंधुआ मजदूरी करने का। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह की क्योंकि स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद आप देखोगे कि 6 नंबर क्वेश्चन में कि नील की खेती की प्रमुख समस्या क्या थी। आप देखोगे कि ये जो तिरकठिया प्रणाली और नील की खेती, ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और लास्ट में आप देखोगे जब हद यहीं पे पार हो जाता है कि आप देखोगे कि खाने तक की स्थिति इन लोगों की खराब हो जाती है। अब हमारे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं, घर पे रहने को जगह नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है विद्रोह करने। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो बर्दाश्त किया, लेकिन जब अति हो गया तब इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया। कुछ इस तरीके से है कि भारतीय किसान के दृष्टिकोण से नील की खेती उनके लिए फायदेमंद नहीं थी। नील की खेती धान के मौसम में की जाती थी और इससे धान के फसल में देर हो जाती थी। साथ ही इस खेत में जिस खेत में नील की खेती होती थी उसमें फसल कटने के बाद उस साल कोई और फसल उगाई नहीं जा सकती थी। इसका असर होता था कि किसान के पास अनाज की कमी हो जाती थी और जब सूखा या बाढ़ का कारण फसल उत्पादन कम होता था तो किसान के पास पहले से रखा अनाज भी नहीं हो पाता था। ऐसे में या तो महाजन से कर्ज लेना पड़ता था या तो भूखे मरना पड़ता था। अब देखो इसके साथ बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि जहाँ पे नील की खेती होती थी वो मिट्टी खराब कर देती थी, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये उपजाऊ मिट्टी मतलब जगह पे ही करना पड़ता था और इससे क्या होता था, फसल भी खराब हो गई। अगले साल भी आप वहाँ पे कोई फसल नहीं लगा सकते हो, मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा होती थी। अब देख लो अभी क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अनाज स्टोर रहता है, लेकिन आप देखोगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना तो कुछ टाइम के लिए ऐसी स्थिति थी कि मात्र 6 कि 7 दिन का ही खाना बचा था देश में और उसके बाद सब लोग भूखे मर जाते। तो
उस स्थिति में उन्होंने हमें ला दिया था कि हमारे पास रखने के लिए अनाज ही नहीं था। और अभी हमारे पास कम से कम इतना अनाज है ना कि अगर कोई खेती नहीं करे, 5 साल भी अगर कोई इंसान खेती नहीं करेगा, फिर भी भारत खा सकता है। सोच लो कितना ज़्यादा स्टोर है हमारे पास। तो वो स्थिति हो गई थी कि ना हमारे पास रखने को खाना था और नील की खेती करना था, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं था। और ये आप ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए बाध्य थे। यानी आपके पास करने के मतलब अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, आपको करना ही पड़ता। तो ये बहुत ख़राब था। दूसरी बात क्या थी कि उनको अगर मान लो एक 3 कठिया प्रणाली थी, यानी कि अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, यानी 1 बीघा में आता है 20 कट्ठा, ठीक है, तो 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना ही करना है, ये फिक्स है। तो इसीलिए ये बाध्यता के कारण जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इसीलिए सत्याग्रह किया गया, आंदोलन किया गया नील की खेती के खिलाफ। और लास्टली हमें आज़ादी वगैरह मिली और ये लोग से ये सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल गया। तो ये हमें इस चैप्टर में ये समझ आता है कि अंग्रेजों ने हमें कितना दुख दिया और किस किस तरीके का दुख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर। आप इस तरीके से पढ़ते रहो।